जबकि मालूम था कि पूरे देश में ये जो है आग जो है फैल रहा है। बिहार के बक्सर में जैसे ही घटना हुई थी, इन्हें इनिशिएटिव लेना चाहिए था। तमाम जिलों में प्रिकॉशनरी तौर पर पुलिस डिप्लॉयड करना चाहिए था। इन्होंने नहीं किया, खुलेआम ये देखते रह गए और ट्रेनें जलती रह गई। तो सरकार के क्षति के जिम्मेवार तो हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अग्निपथ को लेकर देश भर में बवाल है और आज भारत बंद भी है। इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट हमारे साथ हैं। दूसरे राजनीतिक सवालों पर भी बातचीत होगी। अग्निपथ को लेकर जो बवाल है उस पर विस्तार से बातचीत होगी। सर, ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भारत बंद है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, अग्निवीरों की भर्ती को लेकर जो केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना आई है, इस योजना के विरुद्ध जो आक्रोश है छात्रों में, युवाओं में, उसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने उनका साथ देने का काम किया है। आज हमारी भी पार्टी ने राज्यव्यापी धरना पूरे प्रदेश भर के सभी जिलों में किया है और सभी जिला मुख्यालयों पे हमारे पार्टी के नेता, तमाम वरीय नेता, कार्यकर्ता और जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में वहां धरना आयोजित किया गया है। और धरना के पश्चात जिलाधिकारी को इस आशय का ज्ञापन भी सौंपा गया है कि अविलंब के केंद्र सरकार अग्निपथ योजना को वापस ले और पुनर्विचार करे। लगातार जिस तरीके से आप लोग सड़क पर भी उतरे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में मौन मार्च निकाला गया। अब विपक्ष की दूसरी पार्टी जो है या बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी है आरजेडी भी आपके नक्शे कदम पर चल रही है। 22 जून को आरजेडी के विधायकों को निर्देश दिया गया है कि आप भी सड़क पर उतरिए, मार्च निकालिए, राजभवन मार्च। देखिए, ये मैं समझता हूं कि युवा विरोधी नीति है। आप बताइए कि 4 वर्षों के लिए किसी युवा को संविदा के आधार पर सैनिक कार्य में भर्ती के लिए अगर लगाया जाता है, तो मैं समझता हूं कि सैनिक भर्ती का जो प्रारूप था, पुराना प्रारूप, उसके साथ बिल्कुल छेड़छाड़ किया जा रहा है। लेकिन अब इस विरोध का क्या मतलब है? अब एक तो बहुत बड़ा भय का जो माहौल है कि देखिए, सैनिक जो जाते हैं देश की सेवा के लिए जाते हैं और देश के समर्पण में अपनी जान की कुर्बानी लगा देते हैं, वैसे सैनिकों के भर्ती को लेकर आप संविदा पर उनको रखना और मात्र 21,000 देकर तमाम सैनिकों का जो वेतनमान है अभी, उस वेतनमान पर ना ले जाकर एक नई साजिश की जा रही है युवाओं के साथ, छात्रों के साथ, और जिसको लेकर छात्र उग्र हैं, छात्र आंदोलित हैं। मैं उस आंदोलन का पक्षधर बिल्कुल ही नहीं हूँ जहाँ हिंसा की गुंजाइश हो रही है और हिंसा किया जा रहा है। हिंसात्मक आंदोलन का पक्षधर हमारी पार्टी भी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ने कहा है कि शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के इस नीति का विरोध आप जरूर करें, लेकिन हिंसा ना करें। युवाओं से हम भी अपील करते हैं। लेकिन अब इस विरोध का क्या मतलब है? अब तो केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। सेना के प्रमुखों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये तकरीबन तय हो गया है कि अब सरकार इस कानून को वापस नहीं लेने जा रही है, बल्कि बहाली की प्रक्रिया भी अग्निपथ के तहत शुरू होगी जल्द से। नहीं तो ये लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से आपको अपनी योजना को कार्यान्वित करने का अधिकार था। आपने लोकतांत्रिक पद्धति के तहत ओपन फोरम में कहाँ इस पे डिबेट कराया? संसद में, सड़क में, किससे डिबेट कराया? आपने सर्वसम्मति कहाँ बनाया? संसद में किसी भी स्तर पर जाकर इस योजना के विषय पर कोई चर्चा नहीं की गई है। ये एक तरह से एक खास पार्टी या केंद्र सरकार द्वारा कह लीजिए कि थोपा हुआ योजना है कि हम इसको नहीं मानेंगे, हम जैसे कहते हैं वैसे करेंगे। तो ये तो तानाशाही कानून हो गया, तालिबानी कानून हो गया। एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच वार और पलटवार चल रहा है, उसको कैसे देखते हैं? सिर्फ वार पलटवार नहीं, एक भीषण लड़ाई चल रही है जिसके तहत जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने सहयोगी और बड़े भाई की भूमिका में है बीजेपी, उसके प्रदेश अध्यक्ष को कह देते हैं कि उनका संतुलन बिगड़ गया है। संजय जायसवाल सीधे नीतीश कुमार पर निशाना साधते हैं और ये कहते हैं, लिखते हैं कि 1967 से ऐसे लोग रहे हैं जो जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ सटकर आगे बढ़ते हैं, उन्हीं को काटना शुरू कर देते हैं और जो उनको भगाता है उनको अगले दिन से ही दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। अब बात यहाँ तक आ गई है। ये बात बताइए
कि नीतीश कुमार जी को अगर ये मालूम है कि 1767 से ही ये ऐसे लोग हैं और संजय जायसवाल। ये परसेप्शन बनाए हुए हैं लोग हैं, तो ये अलग-अलग क्यों नहीं होते फिर? आपने देखा होगा जब पूरे देश में हिंसा का आंदोलन चल रहा था, अन्य राज्यों में कहीं अनुपात में देखें तो बहुत कम हिंसा हुई है, कम उपद्रव हुआ है। आखिर बिहार में उपद्रव होने का क्या कारण था? बिहार में ट्रेनें जलाई जा रही थी साहब, प्रशासन कहाँ था? मुख्यमंत्री खुद स्वयं गृह मंत्री हैं, उन्होंने क्या किया? कितने पुलिस को कहाँ डिप्लॉयमेंट किया? जब डिप्लॉयमेंट उन्होंने किया, देखिए हिंसा रुक गया है। तो ये प्रिकॉशन पहले क्यों नहीं ली गई? इस बात को ऐसे भी समझा आप जा कह रहे सकता हैं है कि कि सरकार ने आंख मूंदे रखी। बिल्कुल मुद्दे रखी। इस बात का मैं आरोप लगाता हूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब प्रदेश के गृह मंत्री हैं, प्रशासन उनके हाथ में है, तो प्रशासनिक उन्होंने क्या कार्रवाई की? प्रशासनिक प्रिकॉशन उन्होंने क्या लिए? कोई इनिशिएटिव नहीं लिए थे, जबकि मालूम था कि पूरे देश में ये जो है आग जो है फैल रहा है। बिहार के बक्सर में जैसे ही घटना हुई थी, इन्हें इनिशिएटिव लेना चाहिए था। तमाम जिलों में प्रिकॉशनरी तौर पर पुलिस डिप्लॉयड करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। खुलेआम ये देखते रह गए और ट्रेनें चलती रह गई। तो सरकार के क्षति के जिम्मेवार तो हैं। तो चलिए, सरकार गृह मंत्री होने के नाते प्रदेश में जो भी हिंसात्मक कार्रवाई हुई है और जो भी उपद्रव हुए हैं, जो सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, मैं समझता हूं कि नैतिक जिम्मेवारी उनकी जरूर बनती है और उन पे जिम्मेवारी तय होनी भी चाहिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। जो भी बवाल हुआ है, नुकसान हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के गृह मंत्री भी हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट से हम बात कर रहे थे। देश भर में जो बवाल चल रहा है, आज भारत बंद है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिस तरह से सड़कों पर है, पार्टी के नेता सड़कों पर हैं, उस पर बातचीत हो रही थी। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।